हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। हम थर्मोडायनेमिक को रिवाइज कर रहे थे, तो आज उसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक का। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं वर्क और हीट पर। तो दोस्तों हीट क्या होता है कि हीट होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का एक मोड होता है हीट। और जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही हो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसको हम बोलते हैं हीट। और वर्क होता है, वर्क इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज एक्सेप्ट हीट। हीट के अलावा जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, तो हमने हीट और वर्क डन क्या होता है ये पढ़ा। अब बात करते हैं कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब हीट पॉजिटिव होगी, कब हीट नेगेटिव होगी, उसकी बात हम करते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है। हीट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि इफ़ हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम। मान लो कोई सिस्टम है, उसको हम हीट दे रहे हैं, तो सिस्टम की टोटल हीट में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तब आपको हीट क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। जब सिस्टम की टोटल एनर्जी में बढ़ोतरी हो रही है तब तो पॉजिटिव लेनी है। अगर टोटल एनर्जी में कमी आ रही है तब आपको नेगेटिव लेना है। अगर हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से, अगर सिस्टम से हीट निकलेगी तो टोटल हीट में कमी आएगी, तो क्यों आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसी प्रकार वर्क डन की बात करूं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पे काम करेंगे, तो देखो सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो बाहर से काम हो रहा है, तो सिस्टम तो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, बाहर से काम हो रहा है, ठीक है, तो डब्ल्यू हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी में आएगी कमी, और उसकी एनर्जी में अगर कमी आएगी तो डब्ल्यू आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो हीट और वर्क डन में बस इतना ध्यान रखना है कि टोटल एनर्जी में अगर कमी आ रही है तब वो नेगेटिव लेंगे, अगर उनमें बढ़ोतरी हो रही है तब वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो जब सिस्टम के ऊपर होगा तो बाहर से कोई काम करेगा तब तो पॉजिटिव लेंगे। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम खुद काम करेगा, उसकी एनर्जी में कमी आएगी, तब डब्ल्यू आप क्या लेंगे, नेगेटिव हम डब्ल्यू लेंगे। ठीक है, ये हीट और वर्क डन का हमारा हो गया। अब देखो जैसे हमको क्यू दे रखा है इतना किलो कैलोरी, 240 किलो कैलोरी दे रखा है पॉजिटिव में। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब क्यू दे रखा है हमको पॉजिटिव में, क्यू पॉजिटिव में दे रखा है। तो अगर हमसे पूछे कि हीट रिलीज बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो हीट रिलीज की जा रही है वो है 240 किलो कैलोरी। हीट अब जो, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा हीट अब्जॉर्ब की जा रही है तो सिस्टम की टोटल हीट में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अब्जॉर्ब कर रहा है, तब तो आपको ये क्यू पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर हीट रिलीज करेंगे सिस्टम बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज की जा रही है तो सिस्टम की टोटल हीट में क्या आएगी, कमी आएगी, तो यहाँ पर ये क्यू लेना है आपको माइनस में। बस ये चीज़ें ध्यान में आपको देनी है। अब इसी प्रकार डब्ल्यू को वर्क डन के बारे में देख लेते हैं कि डब्ल्यू दे रखा है आपको 240 किलो कैलोरी। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो बाहर से काम हो रहा है, तो सिस्टम की कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो डब्ल्यू आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, अगर बाय द सिस्टम आ जाए तो सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो उसके टोटल एनर्जी में कमी आ रही है, तो डब्ल्यू यहाँ पर क्या लेना है आपको, -240 लेना है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का ये मीनिंग होता है। साइन से मतलब आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव दे रखा है कोई वर्क डन, इसका मतलब ऑन द सिस्टम हुआ है। अगर डब्ल्यू नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम किया गया है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन इन्वॉल्व इन कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो वर्क डन की बात करते हैं, कैसे कैसे वर्क डन के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर हम डेरिवेशन पार्ट को नहीं कवर कर रहे, केवल रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो केवल फॉर्मूले वगैरह पर ही बात करेंगे हम। ठीक है, तो मान लो ये पिस्टन है, मतलब ये कंटेनर है हमारा, ठीक है, और इसके अंदर ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, पी एक्सटर्नल उस पर लग रहा है, अंदर की तरफ गैस है तो गैस का प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल लग रहा है, तो पहले मान लो यहाँ तक था और बाद में ऊपर से फोर्स ज़्यादा लग गया तो ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, तो जो चेंज आया तो वो डेल डी एक्स चेंज आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पिस्टन का एरिया ए लिया है, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने बचपन में पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो यहाँ पर फोर्स की जगह क्या लिख दिया,
प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो वो यहाँ पे रख दिया, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया, dx हो गया है। तो ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर W का फॉर्मूला बन गया है dW बराबर P एक्सटर्नल इंटू dV। dV मतलब वॉल्यूम में चेंज, स्मॉल चेंज आया इसलिए dV यहाँ पर यूज किया गया है। अगर IUPAC की बात करें, यहाँ पर साइन के साथ लिखा जाता है, तब यहाँ पर dW का फॉर्मूला हो जाएगा dW बराबर माइनस P एक्सटर्नल dV। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया गया है, माइनस यहाँ पर लगाया गया है कंपनसेट करने के लिए चीज़ों को, क्योंकि W या तो कार्य कुछ होगा या कार्य नहीं होगा। नेगेटिव कार्य का तो कोई मतलब नहीं होता ना, अगर कुछ करेंगे काम तो कुछ निकल के आएगा वर्क डन, अगर कुछ नहीं करेंगे तो जीरो होगा वर्क डन। तो जो नेगेटिव वर्क डन आए उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया गया है। जैसे मान लो हम इसको दबाएंगे, P एक्सटर्नल बाहर से लग रहा है, तो पहले मान लो वॉल्यूम था 5 लीटर, बाद में बाहर से प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, तो जब चेंज निकालोगे 2 माइनस 5 तो -3 आएगा, और प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम करेंगे तो माइनस में वर्क डन आ जाएगा वो। तो उस माइनस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर पहले एक माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक पहले माइनस लगा देते हैं ताकि जो चेंज इन वॉल्यूम अगर नेगेटिव आए तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर वर्क डन आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। इसलिए वर्क डन के फॉर्मूले में यहाँ पर नेगेटिव लगा होता है, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन का कोई मीनिंग नहीं होता रियल लाइफ में, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव लगा होता है, ठीक है। और अगर जो चेंज है वो बहुत बड़ा है तो यहाँ dV की जगह del V हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अगर चेंज बहुत छोटा है तो dV यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये बात की गई है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक प्रोसेस हमने देखा था रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो वर्क डन का आपका फॉर्मूला हो जाता है W रिवर्सिबल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ गैस dV। मतलब प्रेशर लगेगा गैस की तरफ, क्योंकि गैस का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर P एक्सटर्नल और P गैस दोनों लगभग सिमिलर रहेंगे, वो चेंज होगा वो बहुत छोटा होगा, तो चेंज इतना छोटा होगा कि उसको नेगलेक्ट मार सकते हैं। तो P एक्सटर्नल को वहाँ पर मैं P गैस यहाँ पर लिख दूंगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस P ऑफ गैस डॉट dV इंटीग्रेशन ऑफ दिस। और इरिवर्सिबल होगा तो यहाँ पर P गैस की जगह मुझे P एक्सटर्नल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा गैस के प्रेशर से इरिवर्सिबल के केस में। फॉर्मूला हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल डॉट del V। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं हमारे। तो जब del V जब पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम अगर बड़ा होगा तब वहाँ पर एक्सपेंशन होगा। और एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, अगर मान लो कोई कंटेनर हमने रखा हुआ है और अगर ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसका ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसका मतलब नीचे जो गैस है वो काम कर रही है उस सिस्टम पे, इसका मतलब वर्क डन क्या हो रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और इस केस में W क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार अगर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो वहाँ पर कंप्रेशन हो रहा होगा, मतलब ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा ज़्यादा, इसलिए वो पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा होगा और कंप्रेशन हो रहा होगा वहाँ पर, तो W वहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। और इसका मतलब वर्क डन बाहर से किया गया है, W पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाहर से किया गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, बाय द सिस्टम नहीं हुआ, ठीक है। ये बेसिक था वर्क डन के बारे में, ये हमने सारे फॉर्मूले वगैरह देखे। अब हम बात करते हैं मेन जो सारा वर्क डन पढ़ा है उसको एक जगह रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं कि जैसे मैकेनिकल वर्क की बात करूँ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है मैकेनिकल वर्क, उसको P इंटू dV भी लिख सकते हैं, P इंटू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर इलेक्ट्रिक वर्क की बात करूँ तो वर्क डन होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहाँ पर E ले रहा हूँ और क्वांटिटी ऑफ चार्ज है Q, तो E इंटू Q। अगर ग्रेविटेशनल वर्क डन की बात करूं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg और हाइट होगी यहाँ पर h, mgh आपका वर्क डन हो गया है। तो यहाँ पर W बराबर माइनस P dV हमने देखा था कैसे आता है, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन होगा तो वर्क डन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा।
अगर यूनिट की बात करूँ मैं वर्क डन की, तो यूनिट यहाँ पर कैलोरी में भी हो सकती है, जूल में भी हो सकती है, अर्ग में भी हो सकती है। मेनली कैलोरी और जूल में आपको यहाँ पर यूनिट मिलेगी। और 1 कैलोरी में 4.184 जूल होता है, 4.184 जूल होता है 1 कैलोरी के अंदर। तो यूनिट कन्वर्जन भी आपको करना आना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं वर्क डन कि इरिवर्सिबल पर कितना होता है, इरिवर्सिबल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो सारी हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं। तो देखो, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है आपका, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको वर्क डन का फॉर्मूला लेना है -P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, -P एक्सटर्नल डेल V, ठीक है। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है दोस्तों, तो आपको W लेना है -इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 P dV, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में लेना है। अगर है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर दे रखा है कांस्टेंट और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तब हम सिंपल से कुछ फॉर्मूले यूज कर सकते हैं कि W बराबर -2.303 nRT log V2/V1, V2/V1। अगर V2/V1 की बजाय हमको प्रेशर दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे -2.303 nRT log P1/P2। तो ये केस है आइडियल गैस का। आइडियल गैस की जब बात होगी, क्योंकि आइडियल केस में क्या होता है, P1/V1 बराबर होता है P2/V2 के। तो यहाँ पर ये हम V2/V1 की जगह P1/P2 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वर्क डन में हम ये फॉर्मूला लेंगे NCV/T2 - T1, और या CV को लिख सकता हूँ मैं R/γ-1। ये आगे मैं बताऊँगा कि CV को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो R/γ-1 NR/γ-1 T2 - T1, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डेरिवेशन पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन में हम केवल फॉर्मूले वगैरह को ही रिवाइज करेंगे और किस तरह के बेसिक क्वेश्चन उठते हैं उनको हम लेके चलेंगे, और क्वेश्चन डिस्कशन भी होंगे आगे की वीडियो में। तो फ्री एक्सपेंशन का जब केस आए, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया है, वो शून्य हो गया है, तभी चीज़ फ्रीली एक्सपेंड कर रही है। तो उस केस में आपका W क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि W होता है P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और P एक्सटर्नल अगर 0 हो गया तो हमारा W क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो ये वर्क डन के बारे में था। वर्क डन के हमने सारे फॉर्मूलेज वगैरह देखे। तो ये जो मैंने लास्ट में समरी बनाई है, आप इन फॉर्मूलों को दिमाग में बिठा लें, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बस फॉर्मूला में पुट करिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। बेसिक के लिए आप थोड़ा और पिछले वीडियो को भी पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हीट की। हीट का मतलब क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मान लो दो चीज़ों में टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया है, एक 25 डिग्री पे है और एक 50 डिग्री पे है, तो दोनों को जब पास लाएंगे तो एक से दूसरे में हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो उसी को हीट ट्रांसफ़र हम बोलते हैं, ठीक है। उसको क्यू से डिनोट करेंगे हम। तो हमने ये सिंबल देख लिया था कि हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट देंगे तो टोटल हीट में बढ़ोतरी होगी, तो आपको क्यू पॉजिटिव लेना है। अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो यहाँ क्यू आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। यूनिट वही जूल और कैलोरी यूनिट रहेगी, जैसी वर्क डन में हमारी यूनिट थी। अब यहाँ पर देखिए नई चीज़ निकल के आती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहाँ C बोला है, वो क्या होती है, Q/m डेल T, ठीक है, Q/m डेल T। और m यहाँ पर Q होती है हीट और m यहाँ पर होता है मास ऑफ द सैंपल। जो भी हमने ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन का मास, नाइट्रोजन लिए तो नाइट्रोजन का मास, डेल T होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। जैसे कैसे हो सकती है कुछ भी, इसको हम समझ सकते हैं। अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर नीचे 0 पुट करके देखो, ठीक है। तो C आपका क्या आ जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। इसी प्रकार एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट Q क्या होता है, 0 होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है, तो Q वहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो C आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 से इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हो सकती है दोस्तों। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं। मान लो जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो, जब कांस्टेंट प्रेशर हो, तब देखते हैं। जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तब उसको CV से डिनोट करेंगे। जब C को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखेंगे तो CV की फॉर्म में देखेंगे। तो CV बराबर होती है Q/m डेल T,
ठीक है। एम वही मास था जो ग्राम में लेंगे हम, और टेम्परेचर डिफरेंस, ये तो डिफरेंस है, केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्यू होगा वो जूल में लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो 1 ग्राम गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट आपको निकालनी आ जाए तो Cp होता है Q/m∆T, Q/m∆T। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा, अब आगे आता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बस थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। मोलर हीट कैपेसिटी नाम में ही मोल दिख गया आपको, तो ये 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। तो यहाँ पर m की जगह क्या आ जाता है, वहाँ पर मोल आ जाता है, यहाँ पर n आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ Cp और Cv से डिफ़ाइन कर रहे थे, वहाँ पर भी Cv और Cp से ही डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इसमें तो जो Cv है वो छोटा है, और यहाँ पर Cv और Cp क्या होंगे, कैपिटल C यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँगा तो कैपिटल Cv Q/n∆T, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे Cp हो गया, कैपिटल C है यहाँ पर Q/n∆T, ये मोलर हीट कैपेसिटी हो गई आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चन लिया है मैंने एक, कि फॉर O2 गैस स्मॉल Cv दे रखा है आपको x, और आपको पता करना है कैपिटल Cv कितना होगा, ठीक है। तो हमने देखा दोस्तों कि कैपिटल Cv होता है वो 1 मोल के लिए होता है, और जो स्मॉल Cv होता है वो 1 ग्राम के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोल की जगह अगर मैं n की जगह उसका मोलर मास लिख दूँ तो वो स्मॉल Cv हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ मोल को मास बटे मोलर मास लिखूँगा, और मोलर मास को उधर मल्टीप्लाई कर दूँगा Cp की तरफ, तो ये बन जाता है, ठीक है। 1 मिनट में बना के दिखा देता हूँ कि कैपिटल Cp क्या होगा आपका, अगर मैं उसको Q/n की जगह मैं लिख दिया मास बटे मोलर मास इंटू ∆T, ठीक है। देखो दोस्तों, इतना ये वाला पार्ट है ना जो हमारा, ये वाला पार्ट, ये तो हो गया आपका स्मॉल Cv, यहाँ पर Cp चल रहा है तो स्मॉल Cp, ठीक है। और Mw ऊपर चला जाता है, Mw ऊपर चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैपिटल जो Cp क्या होता है, स्मॉल Cp इंटू उसको मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसी प्रकार इनके फॉर्मूले बनते हैं, कैपिटल Cv बराबर मोलिकुलर मास इंटू Cv, ठीक है। मोलिकुलर मास O2 का होता है 32, और स्मॉल Cv की वैल्यू है x, तो कैपिटल Cv बराबर हो गया 32x। लो, स्मॉल Cv होता है 1 ग्राम के लिए, कैपिटल Cv होता है 1 मोल के लिए, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, अगर कहीं किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन होगा तो। हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर यह चीज़ें ध्यान रख सकते हो, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है स्मॉल Cv और कैपिटल Cv के अंदर आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कैपिटल ही आगे जब पढ़ेंगे हम, कैपिटल Cv Cp ही अज्यूम करना है आपको, वही चलते हैं। तो कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv बराबर होता है R, ठीक है। Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R। इन Cp और Cv में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इसी से रिलेटेड है। तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, Cv को उधर भेज दो, R प्लस Cv, ठीक है। और Qv, यहाँ पर Qv क्या हो जाएगा, NCV∆T, और Qp क्या हो जाएगा, NCP∆T। ये Q यहाँ से निकाल सकते हैं, ऊपर जो फॉर्मूला यूज़ किया ना, ये Q निकाला है मैंने। Q बराबर क्या होगा, N∆T को उधर भेज दो, Q बराबर NCV∆T और Q बराबर NCP∆T, यहाँ से मैंने फॉर्मूले बनाए हैं। ये फॉर्मूले बन गए Qp और Qv के। अब देखिए यहाँ पर Cp माइनस Cv बराबर R था, उसी को और ज़्यादा हम समझ रहे हैं। Cp बराबर Cv को उधर भेज दिया मैंने, तो R प्लस Cv हो गया, और Cv की जो वैल्यू होती है वो एक और लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में। Cv की वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने लिखा है Cv बराबर FR/2। F यहाँ पर होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कितने एक्सिस के अंदर मूव कर सकता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, मूव करने की कितनी उसकी फ्रीडम है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो Cv बराबर होता है FR/2। R गैस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो FR/2, तो यहाँ पर मैंने Cv की जगह रख दिया है FR/2। तो यहाँ पर R यहाँ पर भी है, R यहाँ पर भी है, तो R को कॉमन ले लिया, तो Cp बराबर आ गया R
इंटू F/2 + 1, F/2 + 1 ये Cp की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो F यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो डिपेंड करती है गैस की एटोमिसिटी पे। लाइक मोनो एटॉमिक गैस के लिए अलग होगा, डाई एटॉमिक गैस के लिए अलग होगा, पॉली एटॉमिक गैस के लिए वो अलग होगा। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है, बस इस टेबल को याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। मोनो एटॉमिक गैस के एग्जांपल हो गए हीलियम, नियोन, आर्गन, ये नोबल गैस होती है ना, वो अकेली रहती है, जिसके मोनो एटॉमिक बोला है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी 3। अगर डाई एटॉमिक गैस की बात करूं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, जैसे O2, N2, H2, ये डाई एटॉमिक गैस है। और पॉली एटॉमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, और उसमें O3 एग्जाम्पल हो सकती है पॉली एटॉमिक गैस की, मतलब 2 से ज़्यादा वाली गैस। एक होता है गामा। गामा क्या होता है? Cp/Cv। Cp और Cv का जो रेशियो होता है वही गामा होता है। अगर आपको याद ना रहे तो आइडियल गैस याद करना, Pv = nRT होता है, तो ऊपर P आएगा और नीचे क्या आएगा आपका V, Cp/Cv, ये गामा होता है। तो देखो सबके लिए मैंने टेबल बनाई है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी है, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक। यहाँ पर Cv का फॉर्मूला है Fr/2, यहाँ Cp है कि Cv में R जोड़ देना है, और यहाँ पर गामा है Cp/Cv। ठीक है, तो F की जगह यहाँ पर मैंने 3 रख दिया तो 3R/2 हो गया, यहाँ पर 5 रख दिया तो 5R/2 हो गया, यहाँ पर 6 रख दिया तो 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3R हो गया। तो इसमें प्लस R करते ये हो गया। मोनोएटॉमिक के लिए 3R/2 होती है Cv और Cp होती है 5R/2। डाईएटॉमिक के लिए Cv होती है 5R/2 और Cp होती है 7R/2। इसी प्रकार पॉली एटॉमिक के लिए Cv होती है 3R और Cp होती है 4R। ठीक है, अभी Cp/Cv इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो गामा मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो लेंगे तो 5/3, यहाँ पर 7/5, यहाँ पर 4/3। तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर निकालें तो ये होता है 1.66, ये 1.44, ये 1.33। देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो एटोमिसिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन गामा की वैल्यू आपकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। 1.6, 1.4, 1.3 ऐसे कम होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी एटोमिसिटी बढ़ेगी, आपकी गामा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये हमने, आप डायरेक्ट वैल्यू याद भी रख सकते हैं, बहुत सारी जगह ये काम आती है। ठीक है, ये वैल्यू याद भी रख सकते हैं मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक की। ठीक है, ये डायरेक्ट भी होता है गामा। गामा = 1 + 2/F। अगर आपको एटोमिसिटी पता है मोनो, डाई, ट्राई, तो आप डायरेक्ट गामा निकाल सकते हो बिना Cv Cp का फॉर्मूले का यूज़ किए हुए। तो देख दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में था, हीट के बारे में था। अब उसके और आगे पढ़ते हैं थोड़ा हम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाए तो ये हो जाता है ΔU, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे NCV/ΔT। और जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करी जाए तब ये हो जाता है ΔH, चेंज इन एंथैल्पी, NCP/ΔT, उसको हम यूज़ करते हैं आगे। तो अब एंथैल्पी स्टार्ट करते हैं हम। तो एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑन कांस्टेंट प्रेशर। ये पॉइंट याद रखना, कभी कभी थ्योरेटिकल में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो होती है एंथैल्पी, H से डिनोट करते हैं। तो H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है U + PV। U यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, PV क्या होता है? PV वर्क टन जो होता है वो PV है। ठीक है, तो अगर इसमें चेंज की बात करें हम तो ΔH = ΔU + ΔPV। तो P और V में अगर चेंज निकालेंगे तो P2V2 - P1V1। लेकिन हमने बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर है तो P तो दोनों में जगह सेम होगा, तो P को बाहर ले लिया मैंने। तो ΔH = ΔU + P/ΔV कांस्टेंट प्रेशर पे। और आइडियल गैस के लिए क्या होता है? PV = nRT होता है, तो PV की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ ΔnRT। तो ΔH = ΔU + ΔnRT, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी एंथैल्पी की बात हो तो ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि ΔH = ΔU + ΔnRT। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दी होती है तो इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ होता है वो हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो संरक्षित रहती है, वो कंजर्व रहती है।
ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो कहने का मतलब किसी भी चीज़ की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हीट Q प्लस W, जो उसके द्वारा कार्य किया गया है या उसकी जो हीट अब्जॉर्ब या रिलीज की गई है उस दोनों का योग होती है आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी। ये मैथमेटिकल है इसका एक्सप्रेशन, डेल यू बराबर Q प्लस W, ठीक है। डेल यू यहाँ पर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q होती है यहाँ पर हीट, ठीक है, और W होता है यहाँ पर वर्क डन, ठीक है। तो अब अलग अलग प्रोसेस के अंदर ये फॉर्मूला अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने आता रहेगा। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल बोलो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, 0। अगर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज इन 0 कर दूंगा तो देखो यहाँ पर डेल यू मेरा 0 हो जाता है, क्योंकि देखो ऊपर देखा ना हमने फॉर्मूला, डेल यू बराबर क्या होता है, NCV डेल टी। तो डेल टी यहाँ पर 0 हो गया तो डेल यू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 0, यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया तो Q बराबर क्या हो गया, Q प्लस W बराबर 0 हो गया। तो एक को दूसरी तरफ भेज दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस W हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में Q बराबर क्या होता है आपका, माइनस W हो जाता है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज 0 होता है, Q 0 होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू बराबर Q प्लस W, Q 0 कर दो तो डेल यू बराबर क्या बचा, केवल W बचा, ठीक है। यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूँ, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वर्क डन होता है P डेल V। वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दोगे तो W 0 हो जाएगा, और W 0 हो गया तो फॉर्मूला बचेगा डेल यू बराबर Q प्लस W था तो W तो 0 हो गया, इतना ही बचेगा, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो हीट के बराबर हो जाती है, ठीक है, Q के बराबर हो जाती है। ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपकी जो इंटरनल एनर्जी हो जाती है वो वर्क डन के बराबर हो जाती है, ठीक। अगला है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट तो क्या बोलते हैं हम, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वहाँ पर जो Q होती है हीट, वो उसको डेल H हम बोलने लग जाते हैं, Q डेल H बन जाती है, Q होती है वो एंथैल्पी बन जाती है। तो फॉर्मूला यहाँ पर Q की जगह डेल H रख दो तो डेल यू बराबर डेल H प्लस W, ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो दोस्तों ये था हमारा वर्क डन, एंथैल्पी, हीट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में हमने बातें की। अब इस चैप्टर का छोटा सा पार्ट बचा है एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, तो वो हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा पार्ट बचा है थर्मोडायनेमिक का, और थर्मोडायनेमिक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके एक एक पॉइंट को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो जुड़े रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।